गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सरिता खंडेलवाल आज बीएससी पार्ट सेकंड की सेकंड यूनिट का चैप्टर 3 जो कि फिनॉल है वो स्टार्ट कर रही हूँ। आज के लेक्चर में हम फिनॉल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिनॉल क्या होते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिनॉल को बनाने की केमिकल मेथड्स की स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनॉल्स होते क्या हैं। फिनॉल्स एक तरीके से अल्कोहल ही होते हैं, लेकिन फिनॉल्स और अल्कोहल में काफ़ी डिफरेंस होता है OH ग्रुप कॉमन होने के बावजूद भी। मतलब आप देखेंगे कि अल्कोहल में भी OH फंक्शनल ग्रुप होता है और फिनॉल में भी OH फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन जहाँ अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप एलिफेटिक ग्रुप से जुड़ा होता है, जबकि फिनॉल में OH फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा होता है। तो फिनॉल और अल्कोहल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ कि फिनॉल में OH ग्रुप एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि अल्कोहल होता है उसमें फिनॉल OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा होता है, और इस वजह से इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स है फिनॉल्स के जिनका टेबल में आयुपैक नेम और कॉमन नेम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है फिनॉल, इसका कॉमन नेम और आयुपैक दोनों फिनॉल ही लिए गए हैं। सेकंड एग्जाम्पल है 2 मिथाइल फिनॉल, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो ऑर्थोक्रिसॉल होता है। इसी तरह अगर मेटा पोजीशन पे है तो मेटाक्रिसॉल, पैरा पे है पैराक्रिसॉल, अगर ऑर्थो पे 2 OH ग्रुप है तो कैटेचकॉल, इसका जो आयुपैक नेम होता है वो बेंजीन 1,2 डायऑल होता है। इसी तरह रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्यूनॉन, क्यूनॉल, पिक्रिक एसिड, ये सब फिनॉल्स के एग्जाम्पल है। बच्चों यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो फिनॉल के कंपाउंड्स के लिए जो आयुपैक नेम्स है उसकी तुलना में जो उनके कॉमन नेम है वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो इसलिए इनके कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। बच्चों आपको स्लाइड पे 2 एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। अब आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख के बताओ कि ये फिनॉल है कि अल्कोहल है। आप देखेंगे कि जो इसमें OH ग्रुप है वो एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा है। हाँ, एलिफेटिक कार्बन जो है वो एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो फिनॉल ग्रुप है वो एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एलिफेटिक कार्बन है। तो ये दोनों जो है ये फिनॉल ना होके अल्कोहल ही है। इनकी जो रिएक्शंस होंगी वो अल्कोहल के समान होगी, ना कि फिनॉल के समान, क्योंकि OH ग्रुप है वो सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे इनका नाम है बेंजाइल अल्कोहल और बीटा फिनाइल इथाइल अल्कोहल। तो ये दो नाम दोनों जो है कंपाउंड्स ये अल्कोहल है ना कि फिनॉल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एलिफेटिक कार्बन बेंजीन रिंग से भी जुड़ा है तो हम OH का सीधा बॉन्ड देखते हैं कि वो एलिफेटिक से है कि एरोमेटिक से है, उस आधार पे ही हम बताते हैं कि कंपाउंड फिनॉल है कि अल्कोहल है। अब हम देख लेते हैं कि जो फिनॉल्स है उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। मैंने जैसे कि आपको टेबल में बताया था कि जो फिनॉल के लिए भी आयुपैक में जो बेस वो रखा गया है वो फिनॉल ही रखा गया है। तो हम फिनॉल के जो OH ग्रुप है उसके करस्पॉन्ड देख लेते हैं कि दूसरा ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है और उस आधार पे नाम देते हैं। जैसे इस OH से इस वाले एग्जाम्पल में मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मेटा मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एक NO2 ग्रुप ऑर्थो पे है, फिर मेटा, और दूसरा जो है वो पैरा पे है। या फिर मैं कहूँ 1 2 3 4, जहाँ पे OH जुड़ा हुआ है उसे हम 1 देंगे, तो 1 2 3 4। तो 2 और 4 पे नाइट्रो जुड़े हुए हैं तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल या ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल। तो आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखनी है OH के संगत। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल देख लेते हैं। आप देखेंगे कि जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो सारे कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जबकि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे ये देखिए आपकी COH, इसके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है।
ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री है। कारण क्या है? ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इसके ऊपर 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल है लगभग उसके बराबर होता है 109 डिग्री। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि फिनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप एक पोलर ग्रुप होता है, जो कि मैंने आपको अल्कोहल में बताया था। यही कारण है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। आप देखेंगे जब फिनॉल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और इसमें क्या होता है, जब ये होता लिक्विड स्टेट में होता है तो 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्ड पाया जाता है। आप देखिए ये फिनॉल्स के मॉलिक्यूल्स में ये जो डेड डैश से दिखाया गया है ये H बॉन्ड है 2 फिनॉल के बीच में। H बॉन्ड हो गया ये, ठीक है। और अगर थोड़ी सी अशुद्धि के रूप में वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है तो वाटर के साथ भी ये H बॉन्ड बनाता है। यही कारण है कि फिनॉल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। H बॉन्डिंग के कारण लिक्विड स्टेट में 2 वेरियस फिनॉल मॉलिक्यूल्स या फिनॉल और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्ड पाया जाता है। और बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि H बॉन्ड का प्रकार क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, क्योंकि 2 फिनॉल मॉलिक्यूल्स या फिनॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड बन रहा है। तो हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली कि जो फिनॉल है वो H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और लिक्विड स्टेट में 2 फिनॉल मॉलिक्यूल्स या फिनॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग पाई जाती है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 54 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 455 होती है और सॉलिबिलिटी इन वाटर 8.2 होती है ग्राम पर 100 ml। अगर 100 ml लेंगे तो 8.2 ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि इस H बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है कि इस मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। यही कारण है कि जो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनके करस्पॉन्डिंग टॉल्यूइन या फ्लोरोबेंजीन की तुलना में ज़्यादा होता है। आप देखेंगे ये तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है और ये टॉलुइन और फ्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि H बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। टॉलुइन की स्ट्रक्चर आपको मैं रिकॉल करा दूं। अब बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा रहता है, तो ये जो टॉलुइन है वो H बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और जो फिनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कारण इसलिए क्योंकि H बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। अगर हमें उन्हें वेपर में भेजना है तो हमें उन H बॉन्ड्स को भी एक्स्ट्रा तोड़ना होगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। और ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब है ज़्यादा देर तक गर्म करना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना होगा। यही कारण है कि जो फिनॉल्स हैं उनका करस्पॉन्डिंग जो उनका मिथाइल डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे टॉलुइन वगैरह, इनकी तुलना में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि फिनॉल वाटर के साथ H बॉन्ड बना के डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि जो टॉलुइन है ये वाटर के साथ H बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है H बॉन्डिंग की वजह से फिनॉल की वाटर में सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स है वो H बॉन्डिंग को प्रभावित कर रहे हैं और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित कर रहे हैं। आप यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल लीजिए। आप देखेंगे कि सबसे जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है उसकी वाटर में सॉलिबिलिटी सबसे कम है। सॉलिबिलिटी सबसे कम होने का मतलब क्या है? वाटर में सॉलिबिलिटी सबसे कम है। सॉलिबिलिटी सबसे कम होने का मतलब ये है कि ये पानी में ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो रहा है। इसका कारण आप समझिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछी भी जाती है। इसका कारण ये है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें क्या पाया जाता है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो 2 पोलर ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे है, ये एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं और ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बना सकते हैं। जब मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है तो जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इसके पास कोई फ्री ग्रुप होता ही नहीं है वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाने के लिए। यही वजह है कि जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं हो पाता। ठीक है, अगर मैं मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया आपका
पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल को अगर मैं देखूं तो आप देख रहे हैं कि ये आराम से OH के थ्रू भी और NO2 ग्रुप के थ्रू भी H बॉन्डिंग बनाकर वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके जो दोनों ग्रुप है वो फ्री है, वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो केवल जो वाटर हमारा सॉल्वेंट है उसके साथ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाएंगे। यही कारण है कि जो पैरा और मेटा नाइट्रोफिनॉल है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ना। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप ये अगर आपसे कोई पूछे कि लेस सॉल्युबिलिटी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो आप बता सकते हैं क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग पाई जाती है। तो आपको एक बात और समझ में आई कि जो फिनॉल है, अगर मैं उसकी बात करूं तो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो फिनॉल क्या कर सकता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और नहीं है तो फिनल इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो फिनॉल जो है वो इंट्रा और इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग दोनों तरह का बॉन्डिंग दिखाता है। अब हम बात करेंगे जो जिस फिजिकल प्रॉपर्टी की, वो फिनॉल की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। अगर हम फिनॉल का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मैं बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि अल्कोहल ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में नहीं बदलता है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि फिनॉल जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज़्यादा है, तभी ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल देता है। ठीक है, और दूसरा जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन होती है कि अगर एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो वो सॉल्ट बना लेते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगी कि जो फिनॉल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसकी मतलब ये है कि जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपेरेबल है, तभी ये उसके सॉल्यूशन को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, फिनॉल लेकिन ऐसे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन अगर मैं वीक बेस लूँ सोडियम कार्बोनेट, उसको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। तो मैं बच्चों ये पे फिर से बताना चाहूँगी कि जो फिनॉल है वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके द्वारा तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन जो वीक बेस है सोडियम कार्बोनेट उसके द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर हम प्योर एसिड्स की बात करें जैसे कि एसिटिक एसिड से या हम इनऑर्गेनिक एसिड H2SO4 इनकी बात करें तो उनकी तुलना में वीक एसिड है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड तो है कि ये NaOH से न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है कि ये वीक बेस से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे आप बच्चों कंफ्यूज नहीं होंगे, अल्कोहल की तुलना में फिनॉल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब इस एसिड का क्या बिहेवियर होता है, एसिड H+ आयन को डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या होता है, कंजुगेटेड बेस बना लेता है। तो यहाँ पे फिनॉल H+ आयन को डोनेट करके क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। इस फिनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर में ही सारा राज छुपा हुआ है कि फिनॉक्साइड जो फिनॉल है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होते हैं। आप देखें अल्कोहल से क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन में अगर आप देखेंगे कि दोनों में ही ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखेंगे कि कौन सा स्टेबल होता है, कोई भी एसिड तभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जब वो H+ डोनेट करके जो मॉइटी बनाता है अगर वो स्टेबल है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। अब हमें किस चीज़ का कंपैरिजन करना है, फिनॉल और अल्कोहल के एसिडिक नेचर को कंपेयर करने के लिए हमें किसकी स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है, फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन की। अब बच्चों आप खुद एक बार सोच के देखिए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। एल्कोक्साइड आयन जो कि अल्कोहल से बनता है उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन से +I ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल क्या शो करता है, +I इफेक्ट। इसका मतलब है कि ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और वो एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट शो करके और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो ये काफ़ी अनस्टेबल है एल्कोक्साइड आयन। लेकिन
अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो रिंग से कंजुगेशन में चला जाता है, ये यहाँ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये यहाँ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या होता है कि इस जो नेगेटिव चार्ज का फिनाइल रिंग के साथ जो कंजुगेशन होता है उसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। यही कारण है कि जो फिनॉल है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि फिनॉल क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्यों ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप बताएंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के साथ डीलोकेलाइज्ड होके स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये तो हो गई एसिडिटी ऑफ फिनॉल। जो मैंने बताया था कि कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो जाता है, आप इस कंजुगेशन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो आप देख सकते हैं। अगर आपसे कंपैरिजन करने को पूछा जाए तो ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको बनानी होगी और आपको बताना होगा कि किस तरह से नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेगी और फिर आप बता पाएंगे कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। बच्चों प्रीवियस स्लाइड तक आपने देखा कि फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं, अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्यों होते हैं, उसका आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपने देखा। फिर आपने देखा कि अल्कोहल इतने स्ट्रॉन्ग भी एसिड नहीं होते कि वो वीक बेस से न्यूट्रलाइज नहीं होते, जैसे कि एलिफेटिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड H2SO4 वीक उसको भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका एसिड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सब्स्टिट्यूएंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या डोनेटिंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, रिंग से जुड़े होंगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, जैसे NO2 हो गया आपका, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, जैसे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन और जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, या तो ये क्या हो सकते हैं, -R दिखा सकते हैं या -I दिखा सकते हैं। इसी तरह ये भी या तो +R इफेक्ट से डोनेट कर सकते हैं या +I इफेक्ट से डोनेट कर सकते हैं। तो आई बात समझ में कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, ये दोनों इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। ये आपने 11th-12th में भी काफ़ी पढ़ा हुआ है, +I +R -I -R इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े रहते हैं तो ये फिनॉक्साइड को, मैंने आपको जैसे अल्कोहल से कंपैरिजन करके बताया था, तो मैंने बताया था कि इस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा ये उतना स्टेबल हो जाएगा और उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज इन द फिनॉक्साइड, इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको डिक्रीज कर देते हैं और एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं और एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो उस स्थिति में वो फिनॉल की तुलना में कम स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो वो फिनॉल की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। आप इस स्लाइड में एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट पड़ता है एसिड स्ट्रेंथ पे। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज हो जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेड्यूसिंग इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द प्रोटॉन, ठीक है। तो ये जो हो गया है, ये इससे 3 आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं बच्चों। जितना कम पीके होता है उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब आप देखेंगे कि जब 3 -I ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्लोरीन आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा है कि 3 -I ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका पीके सबसे कम है तो इसका एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। इधर एक ही जुड़ा हुआ है तो इसका एसिड स्ट्रेंथ इससे कम होगा, और इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा है तो इसका एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो इन तीनों में मैं पूछूं तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि इससे 3 -I ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इसकी एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। बच्चों ये एक एग्जांपल है, इसमें अगर आपको मैं बोलूं कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करना है, मतलब सबसे वीक एसिड है उसको सबसे लास्ट में रखना है और जब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको सबसे फर्स्ट में रखना है। तो आप करके देखिए कि आपका आंसर क्या होगा। इसमें आप सबसे पहले उन फिनॉल्स को छांट लीजिए जिनसे -I या -R ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ से एक तो ये है जिसपे -R ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रो, और एक ये है जिसपे कि आपका -I ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे बाकी रिमेनिंग फिनॉल से। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे -I ग्रुप शो कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे -R इफेक्ट शो कर रहा है, और -R इफेक्ट -I इफेक्ट से ज़्यादा प्रभावशाली है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया थर्ड, ठीक है, और फिफ्थ हो गया उससे वो वीक एसिड, ठीक है। अब हम इन बाकी रिमेनिंग तीन, इधर बॉन्ड गलत बन गए बच्चों, इसको थोड़ा सा, नहीं सॉरी ये सही है, ये फिनॉल नहीं है, ये सिंपल अल्कोहल है। तो अब इन तीनों में हम देखें तो आपको देखेंगे कि ये जो तीन है ये फिनॉल है ही नहीं, ये सिंपल अल्कोहल है। साइक्लोहेक्सेन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो अल्कोहल फिनॉल से सब वीक एसिड होते हैं, तो इसे आप सबसे लास्ट में रख देंगे। दूसरा हो गया सबसे लास्ट में। अगर मैं इन दोनों की बात करूं रिमेनिंग दो फिनॉल की, तो इन दोनों में +I ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है, इस पे। तो मैंने बताया था कि जो +I ग्रुप है वो एसिडिटी को कम कर देता है। तो इन दोनों में बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो फर्स्ट आ जाएगा, इसके बाद फोर्थ यहाँ आ जाएगा और सेकंड सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस से आपको समझ में आया, आपने देख लिया। +R का भी एग्जाम्पल देख लिया, -I -R +R एल्कोहल फिनॉल सबका एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो इससे आप समझ में आ जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बच्चों ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें ये बताया गया, पूछा गया है कि सबसे कम पीके किसकी होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिसकी सबसे कम पीके होगी उसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जो एसिड स्ट्रेंथ होती है वो पीके के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एसिड स्ट्रेंथ होती है वो पीके के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको देखना है पीके सबसे कम मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड देखना है। तो ऑब्वियसली जिसमें सब -R ग्रुप जुड़ा होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों की क्या है, किसमें सबसे -R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे -R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये सिंपल फिनॉल है, ये भी +I ग्रुप है और ये भी +R ग्रुप है, तो ये दोनों भी वीक एसिड होंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका ये, क्योंकि यहाँ पे आपका -R ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेटा पोजीशन पे है यहाँ पे -R इफेक्ट नहीं होता, परंतु -I ग्रुप तो है ही NO2, जबकि CH3 और OCH3 ये क्या है, +I ग्रुप है। तो इस वजह से आपका ये जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। बच्चों आज का लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं जो आज के लेक्चर में प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल लेने वाली थी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, जिसमें बेसिकली हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनॉल्स की स्टडी की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।